नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि हम अब क्लास 10th का सिलेबस चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं और उन सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जो इस वर्ष यानी सत्र 2025-26 में क्लास 10th में गए हुए हैं। उनकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी क्रम में आज हम इतिहास विषय के इकाई 1 से कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो होगा पहले उसको देखेंगे और इसमें संबंधित अगर किसी तरह की कोई डाउट होगी तो डिटेल वीडियो भी उस पर डाला जाएगा। तो हर विषय का हम चैप्टर वाइज प्रश्न देखेंगे। आज हम इतिहास विषय के लेसन 1 का प्रश्न देखने वाले हैं। लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं और यह प्रक्रिया अब प्रतिदिन जारी रहेगी। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी 10वीं क्लास में गए हैं और अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। इसके अलावा हमारा यह जो सीरीज है वो 10वां के विद्यार्थी के लिए तो लाभदायक है ही। इसके अलावा सभी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग आज से यह श्रृंखला चालू कर रहे हैं और प्रतिदिन इस तरह के प्रश्न हम लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह श्रृंखला पसंद आएगी और आप हमारी इस श्रृंखला से जुड़ेंगे। आपके आने वाले 10वीं बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलें। इसके अलावा अगर इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पे और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स में, जहां प्रतिदिन का PDF आपको वहां सेंड कर दिया जाएगा जो आपको वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और रिवीजन के तौर पर उसे सुरक्षित रख भी सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जो पहला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन? कांग्रेस की जगह पर कभी कभी सम्मेलन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन क है 1805 से 6 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1814-15 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1820-21 ईस्वी में और ऑप्शन घ है 1830-31 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो 1814-15 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, 1985 में आयोजित वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए अभी वहां हम लोग 1814-15 ईस्वी का सम्मेलन देख रहे थे। अब यह प्रश्न 2 है कि 1985 में आयोजित वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क है यूरोपीय राजनीतिक सीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, ऑप्शन ख है ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन ग है वैश्विक व्यापार समझौतों पर चर्चा करना और ऑप्शन घ है परमाणु हथियारों को कम करना। तो 1985 ईस्वी का जो वियना सम्मेलन था, वियना कांग्रेस था, वो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ओजोन परत का संरक्षण था। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, मेटरनिख का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन क है क्लेमेंस वान मेटरनिख, ऑप्शन ख है ऑटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन ग है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ग है जूलियस सीजर। मेटरनिख का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है क्लेमेंस वान मेटरनिख। ऑप्शन क सही जवाब है यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी?
वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन क नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन ख क्लीमेंस वान मेटरनिख ने, ऑप्शन ग जॉर्ज वाशिंगटन ने और ऑप्शन घ विंस्टन चर्चिल ने। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी क्लीमेंस वान मेटरनिख ने। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, मेटरनिख किस देश के चांसलर थे? ऑप्शन क जर्मनी, ऑप्शन ख फ्रांस, ऑप्शन ग ऑस्ट्रिया, ऑप्शन घ रूस। मेटरनिख किस देश के चांसलर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ग यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न, मेटरनिख ने कब से कब तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में कार्य किया? ऑप्शन क 1789 से 1815 ईस्वी तक, ऑप्शन ख 1809 से 1848 ईस्वी तक, ऑप्शन ग 1848 से 1871 ईस्वी तक और ऑप्शन घ 1871 से 1914 ईस्वी तक। मेटरनिख ने कब से कब तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में कार्य किया? इसका सही जवाब है 1809 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क है यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन ख है फ्रांस में क्रांति लाना, ऑप्शन ग है जर्मनी का एकीकरण करना, ऑप्शन घ है इटली को स्वतंत्र करना। वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये 1814-15 ईस्वी वाले सम्मेलन की बात हो रही है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न है, वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग की शुरुआत हुई? ऑप्शन क नेपोलियन युग, ऑप्शन ख मेटरनिख युग, ऑप्शन ग क्रांति युग, ऑप्शन घ पुनर्जागरण युग। देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग की शुरुआत हुई? तो शुरुआत हुई मेटरनिख युग की और अंत लगभग हो गई नेपोलियन युग का। तो वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग का अंत हो गया ये भी प्रश्न हो सकता है। तो नेपोलियन युग का अंत हो गया। और किस युग का शुरुआत हुई? तो किस युग का शुरुआत हुई इसका सही जवाब होगा मेटरनिख युग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अंत हो गया नेपोलियन युग का। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने क्या किया? ऑप्शन क उसे एकीकृत किया, ऑप्शन ख उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, ऑप्शन ग उसे स्वतंत्र घोषित किया, ऑप्शन घ उसे फ्रांस को सौंप दिया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने क्या किया? तो उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत किस राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया? ऑप्शन क है हैम्सबर्ग राजवंश, ऑप्शन ख है बुर्बो राजवंश, ऑप्शन ग है रोमनो राजवंश, ऑप्शन घ है ट्यूडर राजवंश। तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत किस राज्य को पुनर्स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति और उसमें बुर्बो राजवंश का अंत दिखाया गया था।
लेकिन वियना व्यवस्था के द्वारा पुनः इसी राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है, लुई 18वां ने फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया? ऑप्शन क है पूर्ण राजतंत्र, ऑप्शन ख है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन ग है गणतंत्र, ऑप्शन घ है साम्यवादी शासन। लुई 18वां ने फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया? सही जवाब है संवैधानिक राजतंत्र का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से कौन सा पत्र जारी किए गए? 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से कौन सा पत्र जारी किए गए? ऑप्शन क है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ऑप्शन ख है संवैधानिक घोषणा पत्र, ऑप्शन ग है मानव अधिकार घोषणा पत्र और ऑप्शन घ है समानता घोषणा पत्र। इसका सही जवाब है संवैधानिक घोषणा पत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। वियना सम्मेलन किसकी विजय थी? यानी वियना सम्मेलन के तहत किसकी विजय हुई? ऑप्शन क लोकतांत्रिक शक्तियों की, ऑप्शन ख प्रतिक्रियावादी शक्तियों की, ऑप्शन ग समाजवादी शक्तियों की, ऑप्शन ग राष्ट्रवादी शक्तियों की। तो वियना सम्मेलन के माध्यम से विजय हुई प्रतिक्रियावादी शक्तियों की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। जुलाई 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन क जर्मनी, ऑप्शन ख इटली, ऑप्शन ग फ्रांस, ऑप्शन घ इंग्लैंड। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन क लुई फिलिप, ऑप्शन ख चार्ल्स 10, ऑप्शन ग लुई 18वां, ऑप्शन घ नेपोलियन बोनापार्ट। तो जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था चार्ल्स 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है, चार्ल्स 10 ने किस प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन क बिस्मार्क, ऑप्शन ख कैवोर, ऑप्शन ग पोलिग्नेक, ऑप्शन घ मेटरनिख। चार्ल्स 10 ने किस प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ग पोलिग्नेक को चार्ल्स 10 ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क आर्थिक संकट, ऑप्शन ख धार्मिक असहिष्णुता, ऑप्शन ग चार्ल्स 10 की निरंकुश नीतियां, ऑप्शन घ विदेशी आक्रमण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ग यानी ऑप्शन सी चार्ल्स 10 की निरंकुश नीतियां जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण था। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन क बुर्बो वंश, ऑप्शन ख अर्लियंस वंश, ऑप्शन ग बोनापार्ट वंश, ऑप्शन घ रोमनो वंश। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन स्थापित हुआ?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी, आर्लियंस वंश का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन क, राष्ट्रीयता की भावना में कमी आई। ऑप्शन ख, राजनैतिक एकीकरण धीमा हुआ। ऑप्शन ग, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। ऑप्शन घ, यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी युद्ध बढ़ गए। तो क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20। चार्ल्स दशम ने उदार तत्वों का गला घोटने के लिए कितने अध्यादेश जारी किए? चार्ल्स दशम ने उदार तत्वों का गला घोटने के लिए कितने अध्यादेश जारी किए? ऑप्शन क है 2, ऑप्शन ख है 3, ऑप्शन ग है 4, ऑप्शन घ है 5। तो चार्ल्स दशम ने उदार तत्वों का गला घोटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 और आज का अंतिम प्रश्न, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? ऑप्शन क है चार्ल्स दशम, ऑप्शन ख है लुई फिलिप, ऑप्शन ग है लुई 18वां और ऑप्शन घ है नेपोलियन बोनापार्ट। तो जुलाई 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस का शासक बना था लुई फिलिप। ऑप्शन ख यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमने आज 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी हम बताते चलते हैं जो वियना कांग्रेस से संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि वियना कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप जान लीजिए। देखिए, वियना सम्मेलन 2 अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं को संदर्भित करता है। जैसा कि प्रश्न में हमने बताया कि 2 वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस हुआ था, एक 1814-15 ईस्वी में और एक 1985 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस जो 1814-15 ईस्वी में हुआ था वो यह सम्मेलन था। यह सम्मेलन सितंबर 1814 से जून 1815 तक वियना में आयोजित किया गया था। यह यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप का पुनर्गठन करना था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने किया था। अब दूसरे एक वियना सम्मेलन हुआ था जो 1985 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। जो 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था वह ओजोन परत के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। यह 22 मार्च 1985 को वियना में आयोजित किया गया था। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो 1985 में हुआ था सम्मेलन। उसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता स्थापित किया गया था। तो ये था वियना कांग्रेस से संबंधित 2 प्रमुख तिथि, एक 1814-15 ईस्वी में जो नेपोलियन के युद्धों के बाद जो अशांति थी यूरोप में उसमें शांति स्थापित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और दूसरा वियना कांग्रेस जो 1985 में हुआ था जो ओजोन संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य नए इंफॉर्मेटिव, ज्ञानवर्धक और आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।